तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए साइंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 17 यानी कि 17वां सेट। दोस्त ये 17वें सेट में भी 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। स्पेशल जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, दोस्त उन्हीं के लिए तो ये क्वेश्चन प्रोवाइड हो रही है और आप लोग ही बीच में से 2-4 क्वेश्चन देख करके निकल लेते हैं। ये गलत है दोस्त। एक बार अगर आपका समय चला गया ना, फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा, जान लीजिए इस चीज को। बार बार हम इस चीज को बोलते हैं लेकिन आप लोग समझते नहीं है। एक कहावत है ना कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आया करती है, वक्त नहीं। इसलिए दोस्त बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। पूरा देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक के, नोट तैयार करके रखिए, एग्जाम जल्दी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं 17वें सेट में जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए। कल ही लिंक एक्टिव कर दिए हैं, आज तक लिंक एक्टिव है। आज किसी भी वक्त क्या होगा कि लिंक को नाइट देर रात तक के लिंक को डीएक्टिव कर देंगे, तो आप टेस्ट से वंचित हो जाइएगा। इसलिए टेस्ट से वंचित ना होइए, जाकर के टेस्ट दे लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और एनसीईआरटी का अगर आपको क्या चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए ज्वाइन हो जाइएगा, टेस्ट भी दे लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि 17वें सेट में जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहा जा रहा है इसमें कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहां होता है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता कहां है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है इसमें कि श्वास नली और कंठ में। दोस्त श्वास नली और कंठ में होता है गैसों का विनिमय, नहीं यहां नहीं होता है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर कहा जा रहा है कि फेफड़ों की कुप्पिकाओं में। तो जी हाँ, फेफड़ों की कुप्पिकाओं में ही क्या होता है कि गैसों का विनिमय होता है। जब हम क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, दोस्त सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का अधिकांश भाग क्या होता है कि रक्त में प्रवाह, रक्त जो प्रवाह होती रहती है उसमें जाकर के फैल जाती है, और उसके बाद जो क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको हम क्या करते हैं कि सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। तो इसका विनिमय जो होता है श्वसन का, वो क्या होता है कि यहाँ फेफड़े के कुपिकाओं में ही होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सभी क्या है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नोट तैयार करके रखिएगा। देखिए दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि अंतः शोषण के दौरान, अंतः शोषण के दौरान क्या है कि वायु का प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, इसमें यह बताना है। मतलब हम जो श्वास लेते हैं तो सांस का सही क्रम क्या है, कहां से होते हुए कहां तक के जाती है, यह इसमें बताना है और सही चुनना है। तो इसमें देख लीजिए क्या है आपका ऑप्शन है कि नासा द्वार। नासा द्वार मतलब क्या, नाक का द्वार जो है उससे सांस लेते हैं, फिर कंठ में डायरेक्ट चला जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है। नहीं दोस्त, ये गलत दिया है आपका। जब नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो हमको नाक नासा द्वार के बाद कहां आता है, वो आता है ग्रसनी में आता है, कंठ में नहीं जाता है। तो ये तो पहले ही मतलब कि क्या हो गया कि गलत हो गया। तो ग्रसनी में आता है, उसके बाद कंठ में जाता है जहां पे स्वर ग्रंथि रहती है, स्वर जिसको बोलते हैं, तो ये कंठ में आता है, फिर उसके बाद सांस नली में जाती है, फिर कुप्पिकाओं में आती है जो फेफड़े में होती है। ये सही मार्ग होता है। और ये बात जो है इसमें सही जो क्रम दिखाया गया है, ये 4th नंबर दिखाया गया है कि नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कुप्पिकाएं, इसमें जाकर के क्या होता है कि श्वसन का अंतर श्वसन जो होती है वो इसमें सही क्रम दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चूने का पानी है। ठीक है, चूने से भरा हुआ पानी है, उसको परख नली में रखा हुआ है, उसको क्या करते हैं कि मुंह से फूका जाता है। मुंह से फूकने के बाद चूने का पानी क्या हो जाता है कि किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। ध्यान रखिए, किसकी मौजूदगी के कारण। तो ध्यान रखिए, चूने का पानी परख नली में है, हम क्या करते हैं फूकने से पहले क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लिए तो क्या गया अंदर में, ऑक्सीजन गया। आप फूकेंगे तो क्या अंदर से निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, चूने के पानी में जाकर के मिलेगा, मतलब अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद क्या करेगा कि वो दूधिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, दूधिया। तो किसकी मौजूदगी के वजह से हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। जी हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो अंतिम रूप से भोजन कहां पचता है ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि ऐसे अपना पाचन क्रिया तक मुख से शुरू हो जाता है और अंतिम जो क्रिया कहां पे जाके द एंड होता है, छोटी आंत में।
कहां होती है? छोटी आंत में। तो अंतिम रूप से हमारा भोजन का पाचन कहां हो जाएगा? छोटी आंत में ही होगा। ठीक है, ये 4th नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आयोडीन की घोल है, उसकी कुछ बूंदे जो है चावल के पानी में डाल दिया जाता है। चावल के पानी का कलर क्या हो जाता है कि नीले और काले हो जाता है। तो उससे क्या पता चलता है कि चावल के पानी में क्या था जिसकी वजह से आयोडीन की 2-4 बूंदे डालते ही वह नीले और क्या हो गया कि काले रंग का हो गया। तो नीला काला कब होगा? जब स्टार्च पर हम आयोडीन का पानी डालेंगे तब। ध्यान रखिएगा, किस पे डालेंगे? स्टार्च पे, मतलब स्टार्च पहले से चावल के पानी में मौजूद था। तो ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। स्टार्च, चावल के पानी में क्या मौजूद था? स्टार्च मौजूद था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग जो है यकृत से पीत रस को प्राप्त करता है? जी हाँ, यकृत से पीत रस को प्राप्त करता है आहार नाल का कौन सा भाग है? पहला नंबर देखिए, कहता है किसमें कि अमाशय, या दूसरा नंबर कह रहा है कि छोटी आंत, या तीसरा नंबर बड़ी आंत, चौथा नंबर आपको कह रहा है ग्रसिका। कौन जो है पीत को प्राप्त करता है यकृत से? ध्यान रखिएगा, यकृत से जो पीत को प्राप्त करता है, लीवर से जो प्राप्त करता है वो है छोटी आंत। ये 2nd नंबर, छोटी आंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से किसके कारण जो सुरक्षित बना रहता है? जी हाँ, अमाशय का स्तर जो है, स्तर वो किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पहला ऑप्शन क्या दे दिया? पहला ऑप्शन दे दिया कि पेप्सिन, पेप्सिन की वजह से सुरक्षित बना रहता है, या दूसरा दे दिया श्लेष्मा की वजह से, या तीसरा नंबर आपको दे दिया कि लाल एमाइलेज की वजह से, या चौथा दे दिया पीत रस की वजह से। किसकी उपस्थिति में ये क्या होता है कि सुरक्षित बना रहता है? तो आपको हम बता देते हैं, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा अमाशय की जो होता है आंतरिक परत पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके म्यूकस के द्वारा क्या होता है कि वह सुरक्षित बना होता है, श्लेष्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आप पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन दोस्त पढ़ाए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था, अगर आप पढ़े हुएगा तो ध्यान होगा आपको। चलिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि यदि लार में क्या होता है? एंजाइम मौजूद होता है। तो लार में अगर एंजाइम जो होता है अगर उसकी कमी हो जाए तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित हो सकती है या होगी? कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो पहला देख लीजिए ऑप्शन, इसमें क्या कहा जा रहा है? पहला कहा जा रहा है प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटित होना। क्या ये प्रभावित हो जाएगा? या दूसरा नंबर कह रहा है इसमें कि स्टार्च का शकरा में जो है विघटित होना। तो जी हाँ, यही होगा, स्टार्च का शकरा में विघटित होना। देखिए लार का एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है? स्टार्च को शकरा में तोड़ने का काम करता है। जैसे ही इसका कमी हो जाएगा वो स्टार्च से शकरा में जो विघटित होता है वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगा, फिर वो विघटित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि मानव के आहार नाल विभिन्न भागों का सही क्रम बताना है। मतलब आहार नाल का सही क्रम बताना है, कहां से आहार नाल शुरू होता है कहां तक के जाता है। तो ध्यान रखिए, आपको जैसे आहार नाल मतलब कि पाचन क्रिया जहां से शुरू होकर के अंत तक के जाता है उस सभी का पार्ट जो होता है वो आहार नाल कहलाता है। तो आहार नाल कहां से शुरू होता है? आपको पता है कहां से पाचन क्रिया शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। तो मुख तो सब है, पहला सब मुख दिया हुआ है। उसके बाद जाता कहां है? तो ग्रसिका में जाता है। किसमें जाता है? ग्रसिका में। अब ग्रसिका कौन कौन में है देख लीजिए, ये 2 नंबर में या 4 नंबर में ग्रसिका है। तो 2 या तो 4 होगा। ग्रसिका के बाद कहा जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय भी है, 2 और 4 में भी अमाशय तीसरा नंबर है। उसके बाद अमाशय में जाने के बाद जो है क्या होता है कि दोस्त छोटी आंत में जाता है। फिर वहां से अपचाव जो होता है भोज्य पदार्थ वो बड़ी आंत में जाता है, लास्ट में बड़ी आंत होता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में तो लास्ट में छोटी आंत दे दिया जो गलत है, यानी कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? मुख, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये क्या है कि पाचन क्रिया का जो है सही क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त कि जीव के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का जीव जो है खाद्य पदार्थ को क्या करता है? शरीर के बाहर ही खा करके पचा देता है और फिर उसको क्या करता है कि अवशोषण अपने अंदर करता है। जी हाँ, इसमें से कौन सा जीवों का वर्ग है? ध्यान रखिए, हम लोग क्या करते हैं कि भोजन खाते हैं, फिर शरीर के अंदर जाता है, फिर पाचन क्रिया होता है। लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा समूह है जो डायरेक्ट खाता भी नहीं है, उस बाहर ही क्या करता है? भोजन को खा करके पचा देता है, फिर बाद में उसको अवशोषित करता है शरीर के अंदर। तो इसमें से कौन सा है ये ग्रुप, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं, ये 2nd नंबर ग्रुप है। क्या?
ईस्ट है, मशरूम है, अब ब्रेड पे जो फुफुंदी देखते हैं वो। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यही है जो क्या करता है, भोज्य पदार्थ को बाहर ही खा करके पचा देता है और फिर बाद में क्या करता है कि उसको अवशोषित शरीर के अंदर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। ध्यान रखिए, बाएं से अगर हम दाएं जा रहे हैं दोस्त तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, वही दाएं से अगर बाएं जाते तब घटता रहा। दाएं से बाएं जाते तब घटता, लेकिन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो दाएं से बाएं जाते तब बढ़ता, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो वो घटेगा। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ता है। तो ये हमें इसमें पूछा जा रहा है बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा घटेगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या घटेगा, उसका परमाणु का आकार क्या होगा कि घटेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिए, परमाणु त्रिज्या बढ़ घट सकता है, धात्विक लक्षण भी उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी भी तत्व का क्या होगा कि संयोजकता, वैलेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है दोस्त, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, क्या दे दिया है दोस्त, तत्व दे दिया है। कौन कौन सा तत्व दे दिया है, इसमें 3 तत्व का दे दिया है, ब्रोन दे दिया है, सिलिकॉन दे दिया है, जर्मेनियम दे दिया है। यह किस प्रकार का है ये बताना है। क्या ये तीनों जो है धातु है, या तीनों अधातु है, या तीनों उपधातु है, या तीनों धातु, अधातु और उपधातु तीनों का गुण दर्शाता है, कौन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, वेरियम क्या है कि आपका उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपधातु। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखिए, एका ऑक्साइड, जब एका ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा ये बता। एका एल्युमिनियम है, हाँ, एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है ये। तो एका का जो संकेत होता है ई होता है, ठीक है, ई होता है एका एल्युमिनियम का, और वो क्या करता है कि जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एका ऑक्साइड बना देता है। ध्यान रखिएगा, एका ऑक्साइड बना देता है। तो ये क्या होता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एका ऑक्साइड, A2O3, A2O3। तो एका एल्युमिनियम का ये सूत्र होता है, अति संकेत होता है ई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है। जी हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है, दूसरे को देकर के धनायन बन जाता है आसानी से। कौन है जो आसानी से खो देता है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन है। पहला दे दिया है कि मैग्नीशियम, दूसरा नंबर दे दिया है सोडियम, तीसरा दे दिया पोटेशियम, चौथा दे दिया कैल्शियम। कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं, वैसे तो सोडियम भी बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है, खो देता है और तुरंत धनायन बन जाता है, लेकिन उससे भी फास्ट जो काम करता है वो पोटेशियम है, ये थर्ड नंबर। सोडियम से भी तुरंत क्या करता है कि एक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन को खोने में। तो ये पोटेशियम मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। ध्यान रखिएगा, 2881 करके होता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, 19 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो ध्यान रखिए, परमाणु त्रिज्या किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है, यह भी जान लीजिए। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो सबसे पहले अधिक वाला देख लेते हैं कि किसकी अधिक होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के संख्या पर डिपेंड करता है कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी, उसकी परमाणु त्रिज्या भी अधिक होगी। तो परमाणु संख्या इसमें सबसे अधिक कौन सा है, तो इसमें ये कैल्शियम है, 20 नंबर होता है। 20वें नंबर पे क्या आता है कि कैल्शियम आता है। सोडियम जो होता है 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे कैल्शियम आता है। तो परमाणु संख्या कैल्शियम का अधिक है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, इसकी त्रिज्या भी अधिक होगी, क्योंकि बढ़ता है, तो जैसे बढ़ेगा परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग वैसे इसकी त्रिज्या भी क्या होती है कि बढ़ती है। सबसे कम इसमें क्या होगा, तो 11 नंबर इसका सोडियम का होता है सबसे कम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम इसमें सोडियम का होगा। तो अगर इसमें कम का था तो हम सोडियम टिक मार देते रहा, तो ध्यान रखना है इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार
मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व जो है किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जी हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो है आपको बताना है कि तत्व किस क्रम में मौजूद होते हैं, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है इसमें कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में मतलब व्यवस्थित किया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, क्या ये है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है आपको कि परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्या इस तरह से किया गया है? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्व को व्यवस्थित किया गया है। या चौथा इसमें कहा जा रहा है आपको कि परमाणु भार के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दोस्त, किसके अनुसार तत्व को मेंडलीव की आवर्त सारणी में अरेंज किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व को भार के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया। जैसे जैसे भार बढ़ रहा था वैसे वैसे तत्व को क्या किया गया है कि उसमें अरेंज किया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ध्यान रखिएगा, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि किस तत्व का अष्टक नियम लागू हो पाया है। ठीक है, किस तत्व तक, जी हाँ, किस तत्व तक के अष्टक नियम लागू हो पाया है। पहला देख लीजिए कि क्या ऑक्सीजन तक ही अष्टक नियम लागू होता है, इससे आगे नहीं जाता है। या दूसरा नंबर का होता है कि कैल्शियम तक। या तीसरा नंबर का रहा है कोबाल्ट तक। चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि पोटेशियम तक। दोस्त, किस तक अष्टक नियम लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के आपको क्या होगा कि अष्टक नियम पालन होता है, अष्टक नियम रूल्स अप्लाई होता है उस पे 1 से 20 तक। 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है। 1 किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के क्या होता है कि अष्टक नियम अप्लाई होता है। उसके बाद जो है अष्टक नियम अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये क्या है कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? कैल्शियम। कैल्शियम तक ही क्या है कि आपका अष्टक नियम अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है एक द्रव अवस्था में रहता है। जी हाँ, अधातु की बात कहा जा रहा है। तो अधातु इसमें से कौन है जो द्रव अवस्था में रहता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पहला देख लीजिए, क्या कार्बन द्रव अवस्था में रहता है, या ब्रोमियम रहता है, या तीसरा नंबर ब्रोमीन, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि फास्फोरस, या चौथा दे दिया कि सल्फर। दोस्त, कौन ऐसे अधातु है इन चारों में से जो द्रव अवस्था में रहता है? तो आपको हम बता देते हैं कि इसमें ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है दोस्त कि कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो अधातु जो है ये द्रव अवस्था में रहता है। जैसे कि पारा धातु है तो पारा क्या होता है कि कमरे के टेम्परेचर तक के क्या होता है कि वो जो है द्रव अवस्था में होता है। ठीक उसी तरह से ब्रोमीन भी होता है, क्या है कि कमरे के टेम्परेचर पर ये भी क्या होता है कि आपका द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ये है लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु, मिश्र दे दिया है, मिश्र धातु ही कहिए, मिश्रातु दे दिया है लेकिन मिश्र धातु होगा ये। ठीक है, में मरकरी में एक अवयव के रूप में होता है। ठीक है, इसमें से कौन है? तो ध्यान रखिए, पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील, क्या ये होता है? या दूसरा नंबर आपको कह दिया है इसमें कि एल्किनो एलिनिको दे दिया है। तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि सोल्डर, या चौथा दे दिया है आपको कि जिंक और क्या? जिंक और अम्लगम। ठीक है, तो क्या है दोस्त, यही इसमें पूछा जा रहा है सवाल हमको। एक मरकरी में एक अवयव के रूप में उपस्थित होता है मिश्र धातु के रूप में, कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिंक अम्लगम। जिंक अम्लगम, आपको हम बताते हैं सिर्फ जिंक ही नहीं, अम्लगम में जो होता है वो सोना भी घुल जाता है, चांदी भी घुल जाता है। सिर्फ जिंक की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ता भी, जो जिंक है जस्ता भी होता है, तांबा भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी मिश्र धातु उसमें अम्लगम में घुल जाते हैं। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक दिन आपका क्या होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट आता है। दोस्त पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट भी एक दिन बीच करके आता है आप लोगों के लिए, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, इसलिए टेस्ट को मिस मत कीजिएगा, जरूर टेस्ट देते रहिएगा। स्कोर कार्ड जो कल हम आपके लिए लिंक एक्टिव किए उसका स्कोर कार्ड कल आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी आपका वीडियो आए। वैसे वीडियो शाम 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आ ही जाती है। ठीक है, इसलिए बने रहिएगा। चलिए, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।